अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त का डरावना ख्वाब बनकर अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाली पीटीआई खुद मुश्किलात का ऐसा शिकार हुई कि मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। पीटीआई में बहुत सारे मसलों के साथ खींचातानी और धड़ेबंदियों का इलाज होना बाकी था कि पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बरियत के बाद एक और कशमकश के आसार पैदा हो चुके हैं। सानिया 9 मई में उनकी बरियत के दूसरे ही दिन सलमान अकरम राजा ने उनकी पार्टी क़यादत संभालने को सवाल कर दिया, कबलस वक्त कहकर दूसरे लफ्ज़ों में इसे हल तलब मसला करार दे दिया और अब इस हल तलब मसले ने पार्टी में सर उठाना शुरू कर दिया है। अहम नशिस्तों पर बराजमान नौआमूज़ सियासतदान खासकर परेशान हैं कि अब होगा क्या। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन की हैसियत से उनकी अदम मौजूदगी में चेयरमैन के मनसब के कानूनी और अखलाकी हकदार हैं। उन्होंने अपने तवील सियासी करियर में ज़माने के सर्दो गर्म भी देख रखे हैं और अब शायद वो पार्टी में अपनी मुखालिफत भी देखें। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान मरकज़ी फ़ैसला साज हैं, लेकिन हालिया इलेक्शन में उन्हें डॉज देकर नामजदगियों में रद्दोबदल के इल्ज़ामात ने इस हवाले से किसी भी फ़ैसला साजी को मज़ीद मशकूक बना दिया है। इन शकूक व शुबहात और कमज़ोर डिसिप्लिन के साथ एहतजाज की तरफ बढ़ने वाली पार्टी के अहम रहनुमा और KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज की क़यादत खुद करेंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये फ़ैसला पार्टी का है, और अगर पार्टी का है तो फिर ये ऐलान PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने क्यों नहीं किया? इमरान खान का ट्विटर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से चुप क्यों है? फिर ये कि सूबाई सतह पर होने वाला एहतजाज क्या वफाकी हुकूमत पर दबाव डालकर इमरान खान को रिहा करवा पाएगा? ये सारे सवालात हम रखेंगे जी हमारे पैनल के सामने। पैनल में आज कौन है? मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अली फुरकान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं स्टूडियोज़ ही में काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर मुझे हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म चौधरी साहब और शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब ज्वाइन किए हुए हैं। अली फुरकान साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि जुनैद अकबर की सदारत में ये एहतजाज के हवाले से इजलास हुआ है। ज़ाहिर 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया गया है। तय ये पाया है कि एहतजाज की क़यादत तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान करेगी। इसकी वजह क्या हो सकती है? और दूसरा मुझे बता दीजिएगा कि फिर गंडापुर साहब क्यों कह रहे हैं कि मैं ख़ुद एहतजाज की क़यादत करूँगा? एक बार फिर से पार्टी में तज़ाद सामने आ गया। जी, ये तज़ादात ही हैं और इसी का ही हवाला जो है वो तैमूर झगड़ा जो कि PTI के सूबाई रहनुमा हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है और इस तरफ उन्होंने कहा है कि ये नुकसान पहुंचा रही है 5 अगस्त की जो तहरीक है, जो कॉल है। अभी ये एक चीज़ वाज़ेह नहीं है अभी तक। आप ये देखिए कि इस तहरीक की शक्ल क्या होगी, ये एहतजाज की शक्ल क्या होगी, क्या ये मार्च होगा, क्या ये कोई बड़ा जलसा होगा? मीनार पाकिस्तान पे जो दरख्वास्त दी थी PTI ने जलसे की, उसकी इजाज़त नहीं मिल सकी है। तो अभी तक एक मुतबादिल प्लान अभी तक वाज़ेह नहीं है किस सूरत में होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। महमूद अचकज़ई साहब ने उसके दावतनामे दे दिए हैं। इस्लामाबाद में वो 31 को और 1 को होगी, लेकिन इसके ऊपर भी सवाल इसलिए होगा कि एक इससे पहले भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने करने की कोशिश की थी, जिसको कि काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा था। तो अब देखते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्या जो है वो लाएमल लेके आती है, वो क्या ऐलान करती है। अगर ये कहा जा रहा है कि वो लीड करेंगे तो महमूद अचकज़ई की पॉलिसी, उनकी सोच जो है वो PTI की मौजूदा क़यादत से बहुत मुख्तलिफ है। इसी वजह से वो अब तक PTI की जितनी भी जो है वो मूव्स रही हैं उसमें वो अमली तौर पे शरीक नहीं रहे हैं, बावजूद इसके कि वो इस इत्तेहाद के सरबराह हैं। उन्होंने अपने आप को कुछ फासले पे रखा। तो अब देखते हैं कि PTI क्या उनकी जो सोच है उसके तहत जो है वो आगे बढ़ती है, उसके तहत जो है वो आगे चलना चाहती है, इस तहरीक को लेकर चलना चाहती है, या जो उनकी अपनी सोच है जिसकी अक्कासी जो है वो कर रहे हैं पुराने उनके रहनुमा जिसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, वो करेंगे, वो जो है वो गालिब आती है। तो अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस तहरीक की शक्ल जो है वो क्या होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि महमूद अचकज़ई की ऑप्शन जो है वो PTI के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि बाकी जो तमाम चीज़ें वो पहले वो आजमा चुके हैं। ठीक हो गया। पहले सारी चीज़ें शहजाद साहब अली फुरकान साहब कह रहे हैं कि आजमा चुके हैं, उसके कोई ज़ाहिर है कि समरात जो हैं वो नहीं आए हैं। इमरान खान साहब स्टिल देयर, लाइक अडयाला में हैं वो। तो आपको लगता है कि महमूद अचकज़ई साहब कुछ कर पाएंगे? और अगर महमूद अचकज़ई साहब कुछ करना चाहेंगे भी तो आपको नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उसमें कहीं ना कहीं राह में हायल हो सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बन सकते हैं? जिस तरह से आज उन्होंने खुद से अनाउंस भी कर दिया कि जी मैं लीड कर रहा हूँ, फिर से एक तजाद खड़ा कर दिया पार्टी के अंदर। शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
आसमा बात ये है कि ये जो अभी बात हो रही थी ना कि इख्तलाफात और धड़ेबंदी और ग्रुप बंदी है पार्टी के अंदर, तो ये ग्रुप बंदी को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी था कि फैसला साजी इन लोगों के हाथ से, ताकि कोई ग्रुप की बुनियाद पर किसी एक फैसले के पीछे ना खड़े होने का जवाब खत्म हो जाए। महमूद खान अचकज़ई ऑब्वियसली एक दूसरी जमात के वो सरबराह हैं और वो इनके इस इत्तेहाद में इनके वो साथी हैं। तो ये फैसला उनके हाथ में देना, बुनियादी तौर पर इख्तलाफात को बढ़ने से रोकना और उन लोगों को एक्सपोज करना है जो अपनी सियासत करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी इशारा किया कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा और उसके बाद जो है वो एक दफ़ा फिर ऐसा हो गया। तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो शायद किसी और के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें किसी पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि आप जिस तरह के काम करते हो, उन कामों के बाद लोगों का एक तासुर बनता है और सियासत इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। जब आपका एक परसेप्शन बन जाता है तो फिर उसको ठीक करना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि इसमें आपकी तासर में अगर कोई खराबी आ गई है तो फिर आप भले सोने के हों लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते। पीटीआई एक लिहाज से एक खुशकिस्मत जमात है कि आप ये देखें कि वो जी इमरान खान फिनिश ही इज़ नो मोर, वो ख़त्म हो गया, उनकी सियासत ख़त्म हो गई, पीटीआई बतौर जमात भी नहीं रही, कोई ये भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। लेकिन अंदाज़ा करें कि सुबह से शाम तक और रोज़ के रोज़ 24/7 सिवाय इमरान खान और पीटीआई के किसी और पे कोई ना कोई पीपल्स पार्टी पे बात करता है, ना कोई मुस्लिम लीग नून पे बात करता है। तो ये सारी की सारा फोकस जो है वो पीटीआई के ऊपर है। इतने इख्तलाफात और इवन इतनी इसाक मुश्किलात डार के साहब बावजूद बाहर अगर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ कोई सवाल होता है तो उसमें भी इमरान खान को ले आते हैं वो खुद से ही। तो ये अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क का असल सियासतदान कौन है या लोग किसके साथ हैं, जो कि उसको आप मनफी करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मनफी हो नहीं पा रहा, ठीक हो गया। बल्कि वो ज़रब खा के पहले से ज्यादा ताकतवर होकर सामने आता है। ठीक हो गया, पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आ रहे हैं। काशिफ साहब आपने सुना, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि एहतजाज के हवाले से ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं ना, एहतजाज को लेकर मुतज़ाद बयानात तो सामने आ रहे हैं। ये पार्टी को कितना नुकसान दे सकते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पर जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो केपी से एहतजाज को खुद लीड करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो तज़ादात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ अगर ये पार्टी एहतजाज कर रही होगी पीटीआई और सिर्फ सूबाई सतह पर कर रही होगी, तो आपको लगता है कि ये इस्लामाबाद मार्च अगर नहीं होता है तो फिर हुकूमत पर कोई मतलूबा दबाव डाल सकती है ये पार्टी, जब आप इस्लामाबाद ही नहीं आ रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वसाइल सारे उनके डिस्पोजेबल पे, और अब जो सेनेट का हालिया इलेक्शन हुआ जिसमें उन्होंने मुराद सईद साहब को इलेक्ट करवा लिया बावजूद तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के, तो आप समझ लीजिए, वो तो कह रहे हमने जानबूझ के कराया ना, क्योंकि उधर से पाबंदी थी। तो आप समझ लीजिए कि बानी की सिक्का बंद हिमायत अली अमीन गंडापुर साहब को मिल चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब बिहाइंड द बार जाने से पहले और जिस वक्त वो यहाँ पे थे चीज़ों में, वो तवातुर से ये बात कहते थे कि अगर पीटीआई में बानी की कोई जान नशीनी किसी के पास जानी है तो उसका नाम मुराद सईद है। मैं बिल्कुल आपको शाह महमूद कुरैशी नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, देखें शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब की मकबूलियत है, लेकिन कबूलियत अभी हल्की हल्की शुरू हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब की मकबूलियत और कबूलियत जो है वो पीक पे है, इस टाइम पीक पे है। तो भाई और बेटे सेनेटर बने हैं ना जी। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब का बेटा सेनेटर ऐसे नहीं बन गया, मौलाना साहब का भाई सेनेटर ऐसे नहीं बन गया, किसी वजह से बना है। खैर, अब मामला ये है कि जब मुराद सईद साहब ने अपना मैंडेट अली अमीन गंडापुर साहब के बकेट में डाल दिया, तो वो जुनैद अकबर साहब, आतिफ खान, शराम तरकई, वो जो फैक्शन था वो साइडलाइन हो गया। असद कैसर साहब जो बोझ अली अमीन गंडापुर में तवातुर से लगे हुए हैं फजल रहमान साहब के साथ, अब वो जाके सेक्रेटरी जनरल बन गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। आप देखिए क्या कमाल चीज़ है सियासत के, कहाँ यही अचकज़ई साहब उस तहरीक को लीड करवा रहे थे या कर रहे थे जो अदम एतमाद ला रही थी इमरान खान साहब के खिलाफ। अब यही अचकज़ई साहब लगे हुए हैं इन लोगों के खिलाफ और कहते हैं जी मेरे से गलती होगी, मैंने माफ़ी मांग ली। आप सोचे 60-70 साल का एक बुजुर्ग सियासतदान है, वो उससे गलती हो जाती है और वो इमरान खान की चलती हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज इस तरह कर रहा होता है जैसे आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ कर रहा है। सो इन सियासतदानों के वही रहेगा जो पहले था। नहीं, रिजल्ट जो सा रिजल्ट एक ही सूरत में आना है। रिजल्ट आना है जिस वक्त जरदारी साहब ने अपना पैंतरा बदलना है, उसके अलावा जो मर्जी कर लें
तहरीक इंसाफ हर गुजरते दिन के साथ पार्लिमान में उनका मैंडेट नीचे जाएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 9 मई के अंदर सजाएं होंगी, नाअहलियत होगी। अब तो खुद बैरिस्टर गौर कहते हैं जी हमें पता है हमारे लोग नाअहल हो रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि पार्लिमान के अंदर तहरीक इंसाफ का नंबर नीचे की तरफ जाएगा अगर उन्होंने कोई ऐसी एजिटेशन को फरोग दिया जिससे स्टेबलाइजेशन जो वो ख़राब हुई। और आखिरी बात, जी अली अमीन गंडापुर साहब जो तहरीक को लीड करने जा रहे हैं ना, वो अपनी कबूलियत में ज़रा मज़ीद इजाफा करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं इल्ज़ामात जो हैं वो इन पर गंडापुर साहब पर लगते हैं और लगते रहेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगी आज़म चादी साहब, ये जो गंडापुर साहब के किरदार के हवाले से पार्टी के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अब वो मुराद सईद के हवाले से उन्होंने मुराद पूरी कर दी है बानी की, तो अब वो ज़्यादा उनके नज़दीक वो मकबूल हो गए हैं, कबूल हो गए हैं उनको। इस पे ज़रूर तबसरा कीजिएगा। और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी बात कीजिएगा कि बरियत के बाद ज़ाहिर है उनकी जब रिहाई होगी तो पार्टी में उनकी कोई ना कोई सियासी किरदार तो उनका बड़ा बनता है ना, आपको नहीं लगता? और ये सवाल कबल अज़ वक्त तो नहीं है, ज़ाहिर है जब उनको बरी कर दिया गया है, वो बाहर जब आएंगे तो कोई ना कोई रोल तो उन्हें मिलना चाहिए। बड़ी उनकी एफर्ट रही है पार्टी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखें कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के सेकंड इन कमांड है, वाइस चेयरमैन है इस पार्टी के। अब जब वो बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली उनका एक बड़ा कलीदी किरदार होगा इस पार्टी को लीड करने के हवाले से। लेकिन क्योंकि ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए बैरिस्टर गौहर साहब वो चेयरमैन बने थे, अब उसके लिए इमरान खान साहब क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। असल में इस पार्टी का अलमिया ये है कि इसके अंदर हर बंदा लीडर है, बहुत ज्यादा लीडर है इसके अंदर। लेकिन हकीकत यह है कि लीडर इस पार्टी का सिर्फ एक है, वो है इमरान खान जो जेल में बैठे हैं। तो इसलिए हर बंदा यहाँ पे अपनी अहमियत जो है उसको उजागर करने के लिए कुछ आपको नजर आता है। जिस तरह अभी अली अमीन गंडापुर साहब या जुनैद अकबर साहब, उनके दरमियान में एक दौड़ लगी हुई है कि पहले मैं या पहले मैं। अब जुनैद साहब कह रहे हैं कि केपी से मैं लीड करूंगा, जबकि अली अमीन साहब कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा। लेकिन देखें, ये एक दिन का एहतजाज नहीं है, ये एक तहरीक है। तहरीक और एहतजाज में यही फर्क है कि एहतजाज तो एक दिन किया खत्म हो गया, लेकिन तहरीक अगर आज शुरू की जाएगी तो उसका कब खत्म की जानी है, किस जगह पे खत्म की जाए, इस चीज का कोई अभी पता नहीं है। उसका फैसला आने वाला वक्त ही कर सकता है, या उस तहरीक को जो लेके चलेंगे तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, उसकी लीडरशिप वो फैसला करेगी इस तहरीक को किस तरह किस अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन ये आने वाला जो तहरीक है इसमें कोई बिला मुबालगा के कोई शक नहीं है कि हुकूमत के लिए मसाइल जरूर खड़े होंगे। वो मसाइल इसलिए खड़े होंगे कि उसमें पीटीआई का कुछ किरदार हो या ना हो, हुकूमत की अपनी बैड गवर्नेंस जो है वो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े नहीं। लेकिन चौधरी साहब, अभी जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि अभी तो यही क्लियर नहीं है ना कि ये एहतजाज है, ये रैली होगी, ये धरना होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? आप तो लाहौर में हैं, लाहौर में आपको क्या तैयारी दिखाई देती है? लाहौर के लोग जो हैं किसकी क़यादत में इकट्ठे होंगे और क्या वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या ये एक ही दिन का एहतजाज होगा, कहीं एक जगह पे होगा, क्या है सर? मैंने जो पहले अर्ज किया है ना, ये एक दिन का एहतजाज नहीं है, ये एक तहरीक का ऐलान किया गया है। हर शहर के लोग, हर कस्बे के लोग, हर सूबे के लोग अपनी अपनी जगह पे एहतजाज करेंगे। एक दिन का अगर उन्होंने कॉल दिया तो एक दिन एहतजाज करेंगे, लेकिन वो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की अगली कॉल के मुंतज़िर रहेंगे कि वो अगली कॉल क्या देती है, क्या उनका लाहे अमल होगा, किस किस्म का प्रोटेस्ट या उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। ये जो 5 अगस्त का है, ये सिर्फ तमाम जितनी इनकी पीटीआई की क़यादत है उसको यही पैगाम दिया गया कि अपने अपने इलाके के अंदर आप प्रोटेस्ट करें, और उसके बाद तहरीक की जो उसके बाद देखेंगे कि अगर ये प्रोटेस्ट बड़ी सतह पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल आते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है ये डिसाइड किया जाएगा। और अगर ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं तो फिर शायद लाहे अमल उस सिचुएशन को देखते हुए उस वक्त तब्दील कर लिया जाएगा 5 अगस्त को। लेट्स सी क्या होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में भी हम ब्रेक ले लेते हैं। और आज जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारी खबरों में, तज्ज़ियों में, अखबारात में आप आजकल एक मुआहदे के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसके तहत अमेरिका अब ये चाह रहा है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस मुआहदे के अंदर आ जाएं, इजराइल को तस्लीम कर लें और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जो है वो भी
गर्दिश करता हमें दिखाई देता था। आज इसाक डार साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है? पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है, इसराइल को नहीं करने जा रहा है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड्स में शमूलियत की हल्की फुल्की मौसीकी के साथ साथ इसराइल को तस्लीम करने वाली जो अफवाह नुमा ख़बरों की हम कुछ अभी जिक्र करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, जिन पर वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने हथौड़ा मारकर कह दिया है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बयान लाहौर या इस्लामाबाद में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिया। कुछ ऐसा ही बयान सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी सामने आया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उसमें कहा कि इसराइल फ़लस्तीन बहरान में 2 रियासती हल को इलाकाई इस्तेहकाम की कुंजी हम समझते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की इसी कॉन्फ्रेंस में दर्जनों वज़रा ने दुनिया पर जोर दिया कि वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल की तरफ काम करें, लेकिन ये बेल जो है ये मुंडे चढ़ती दिखाई नहीं देती है। अमेरिका और इसराइल ने इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर रखा है। गाज़ा इस वक्त ऐसा एक जीता जागता अलमिया नाज़रीन बन चुका है कि किसी इंसान के लिए इसे नज़रअंदाज करना ज़ाहिर है कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसराइल ने हज़ारों टन बारूद बरसाने के साथ साथ अब भूख को मौलिक हथियार बनाकर वहाँ पर कत्लेआम जो है वो शुरू कर दिया है। अब तक 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि भूख से मरने वालों की तादाद बहुत सारी बढ़ चुकी है। इस पर जो है अमेरिका के सदर वो भी बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो सारा मंजरनामा है, इसमें अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि वो नाजायज़ इसराइल को इन ममालिक के लिए भी काबिल कबूल बनाए जिनके इसराइल से सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पर भी दबाव आ रहा है, यकीनी तौर पर आ रहा है। इस मुमकिन दबाव पर मजहबी सियासी जमातें खुलकर हुकूमत को वार्निंग्स देती रही हैं। सवाल ये है कि इसाक डार साहब के इस 2 टोक मौक़िफ़ के बाद भी खदशात बाकी रहते हैं, और क्या इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में कहीं खिंचाव तो नहीं आ जाएगा? ये सारी चीज़ें हम अपने पैनल से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 2 रियासती हल के सिवा दुनिया के पास इस मसले का कोई और हल है, और क्या ये हल गैर कानूनी कब्ज़े को तस्लीम करने के मुतरादिफ नहीं है? ये सारी चीज़ें हम अपने पैनल से जानते हैं। अली फुरकान साहब बता दीजिएगा कि इसाक डार साहब ने ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इसराइल को तस्लीम करने की जो चहमगोइयाँ हैं, बज़ाहिर ऐसा लगा कि अब उनके इस बयान से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सवाल कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस अहम बयान के बावजूद ये सवाल कहीं ना कहीं मुअल्लक रहेगा? अली नहीं, पाकिस्तान की हवाले से ये बड़ी वाज़ेह है कि कहीं पे भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं है, और इस वक्त न था, ना ही सऊदी अरब की तरफ से इस किस्म का कोई इंदिया दिया गया। जो अब्राहम अकॉर्ड का आपने तज़किरा किया वो 2 रियासती हल से मशरूत है। लेकिन एक और बात जो बहुत अहम जो है वो बात कही, पाकिस्तान का किरदार अगर हो सकता है, वो फ़लस्तीन अथॉरिटी के जो सदर हैं उन्होंने ये इशारा दिया आगे मुस्तकबिल के हवाले से कि कोई पीस फोर्स जो है वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का किरदार उसमें हो सकता है, चूँकि आपको मालूम है कि UN की जितने भी पीस मिशन है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का एक बड़ा कलीदी किरदार है। लेकिन आप ये देखिए कि जो नेतन्याहू ने हथियार बनाया इसको, भूख को, खुराक को, और उसके बाद उसकी हमायत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। दुनिया जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रही है, चाहे वो फ्रांस के सदर मैक्रोन का बयान है, चाहे वो इटली की वज़ीर आज़म है, स्पेन इस हवाले से बयान दे चुका है, कनाडा दे चुका है, और अभी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में, उसमें नए जो यूरोपियन मुल्क हैं वो भी उसकी हमायत की तरफ जाएंगे। 142 मुल्क इससे पहले तस्लीम कर चुके हैं UN में 193 में से, और ये नए जो बड़ी ताकतें हैं ये भी अब जो है वो 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। तो हमायत फ़लस्तीन की बढ़ रही है, इसराइल की हमायत जो है वो दुनिया में कम हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी मजबूर हुए हैं बोलने में कि इसराइल के हवाले से, और मैक्रोन ने जो फैसला दिया उसके ऊपर, लेकिन अभी भी अभाम है। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी कुछ और है और ट्रंप की पॉलिसी जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। ठीक है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात हो रही है। शहजाद फारूकी साहब, ये जो बयान दिया है इसाक डार साहब ने, हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी मौक़िफ़ के बरक्स है। तो अब हमें ये बता दीजिएगा कि इसके असरात पाक अमेरिका ताल्लुकात में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ इसके असरात आ रहे होंगे? जी आसमा, बिल्कुल आ रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि गालबन जो सोचा था कि इस लेन देन में हासिल होगा, उस पे इसका मतलब है कि अभी कहीं इबाहम है, चीज़ें तय नहीं हुई हैं। वैसे भी
ये जो अभी बात की अली फुरकान ने कि ये जो भूख को हथियार बनाया, अगर 135 लोग आपने सिर्फ भूख से मार दिए, तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो लोगों को भूखा मारने की हमायत कर सकेगा? इसकी कोई इखलाकी हैसियत बाकी नहीं रहती। हालांकि ये फ्रैंकनस्टाइन जो है, ये तो बरतानिया और इत्तेहादी ममालिक ने दूसरी जंग अजीम के बाद खुद तख्लीक किया था। अब इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा है, इसका बाप कोई नहीं बन रहा। अब वो चाहते हैं कि बाकी सारे लोग भी इसके स्टेक होल्डर बन जाएं और इसको तस्लीम कर लें। लेकिन ये तस्लीम करना बहुत ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जब तक राय आमा हमवार नहीं होगी, किसी भी हुकूमत के लिए ये बयान करना कि हम इसको तस्लीम कर रहे हैं या इस तरफ बढ़ रहे हैं या हम सोच रहे हैं, इवन ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में पहले राय आमा पर काम होगा और उसके लिए आपको कुछ न कुछ फ़लस्तीनियों को देना होगा। अगर फ़लस्तीनियों को इसी तरह से दीवार के साथ लगा के आपने कहना है कि इसको मनवाना है, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। मसले फ़लस्तीन का जब भी हम जिक्र करते हैं काशिफ साहब, तो हमने तो कभी इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं किया ना कि इज़राइल नाम की कोई रियासत है या हो सकती है, और अभी भी हम इससे ज़ाहिर है कि इनकारी हैं। लेकिन ये जहाँ जहाँ दो रियासती हल की बात हो रही है, तो ये कोई बहुत आइडियल नहीं है ना काशिफ साहब, क्योंकि इस तरह से तो हम इज़राइल के गैर कानूनी कब्ज़े को मानने वाली बात है ना, आपको नहीं लगता? और अगर कोई और हल है इसके सिवा, तो वो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता था? देखें, ये जो आज टॉपिक आपने रखा है ना जी, इस मामले में ख़ुद इसहाक डार साहब एक ही गुफ्तगू में दो बातें कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं जी हम इसराइल को तस्लीम करने का हमारा कोई मंसूबा नहीं, साथ ही वो कहते हैं कि दो रियासतों के क़याम का मसले का हल है, दो रियासतों का क़याम। अच्छा, आपका मंसूबा भी नहीं है और आप हल भी बता रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक ही मौक़िफ़ होगा इस मामले पे, और मोहम्मद बिन सलमान ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि आप दो रियासती फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद बात आगे जा सकती है। सो सादा सी बात है, अगर सऊदी अरब जो है वो दो रियासती फार्मूले के तहत इसराइल को तस्लीम करेगा, तो पाकिस्तान भी करेगा। दो रियासती फार्मूले के तहत अगर चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, आगे जाती हैं, तो उसमें चीज़ें बिल्कुल आगे चली जाएंगी। सो अगर दो रियासती फार्मूले से हट के इसराइल को तस्लीम करने की बात है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं करेगा। सो अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ट्रंप साहब हों या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो इसराइल को इस बात पे कायल कर रही है कि भाई आप जो है दो रियासती फार्मूले की तरफ आइए, आप उससे निकलिए। अब उसमें इसराइल की कोशिश ये है कि अगर हमने दो रियासती फार्मूले के ऊपर जाना है, तो जितनी मैक्सिमम ज़मीन वो ग्रैब कर सकता है अपने मुल्क के साथ, जितने मैक्सिमम कब्जा कर सकता है वो कर ले, उसके लिए वो कोशिश करे। और इसके लिए ही मैं समझता हूँ ट्रंप हो या दुनिया की दीगर ताकतें हैं, वो फैसला वो उसको मौका दे रही कि आप जो लैंड ग्रैब कर सकते हैं कर लें। चूँकि फ्रांस ने कहा सितंबर में हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। अगर फ्रांस तस्लीम कर लेगा, तो इसके बाद इसका मतलब है कि दो रियासती फार्मूले की तरफ दुनिया जा रही है। ठीक हो गया। आप क्या सोचते हैं आज़म चौधरी साहब इस सारे मसले पर, ये बता दीजिएगा। और दूसरा, बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसी खबरें आती हुई दिखाई देती हैं कि जैसे हमास को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है इस सारे मामले का, कि वो इसका कोई हल नहीं निकलने देती है। एक बयान ये भी हमारे पास आया है कि जी आप जो हैं वो इज़राइल के जितने कैदी हैं वो सारे के सारे छोड़ दें, तो गाज़ा में जो लोग हैं वो शहीद होना बंद हो जाएंगे। तो ये किस तरफ मामलात लेकर जाए जा रहे हैं आज़म साहब? अस्पा देखें, जहां तक तो इसके दो रियासती हल की बात है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। जी जी। और ये मौक़िफ़ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक पॉलिसी से डिफाइन किया था कि इसराइल की एक गासिब रियासत है। उन्होंने गसब किया है, जो फ़लस्तीनियों का हक था, फ़लस्तीनियों की ज़मीन थी, उसके ऊपर एक गैर कानूनी उन्होंने वहां पे रियासत बनाई। और इसलिए पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि इन 78-79 सालों के अंदर जी जी। इतना जुल्म और सितम किया गया कि आज पूरी दुनिया जो एक गासिब है, उसको तो वो तस्लीम कर रहे हैं, और जिनका हक वहां पे गसब किया गया, उनका हक अभी भी तस्लीम करने को दुनिया तैयार नहीं है, और दो रियासती हल की तरफ जा रहे हैं। और आज पाकिस्तान और सऊदी अरब भी दो रियासती हल की बात कर रहे हैं, जबकि ये सरासर फ़लस्तीनियों के साथ ज्यादती है, जुल्म है। उसकी वजह यह है कि जितनी ताकतवर अक़वाम है या ताकतवर हुकूमतें हैं, वो आपको इसराइल के पीछे खड़ी नजर आएंगी। जिस तरह पिछले दिनों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा की पट्टी के हवाले से एक बयान दिया था, जो इंतहाई तकलीफ देता था फ़लस्तीनियों के हवाले से, उन्हें वहां से डीलोकेट करके और उसको वहां पे डेवलप किया जाए जी जी। और पूरी दुनिया के अंदर एक नई शेप में उसको सामने लाया जाए।
जी देखिए, ये फलस्तीनी आपने पहले जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया 60,000 फलस्तीनी आपने शहीद कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। आज आप उनको भूख से वहां पे मार रहे हो और उनको खुराक तक नहीं पहुंचने दे रहे, जिसकी वजह से वहां पे छोटे बच्चे, खवातीन रोजाना वहां पे बात हो रही है। और जब वहां पे अमदाद पहुंचती है और वो जो मंजर होता है वो बड़ा दिल खराश होता है, जिस तरह वहां ठीक पे है। और लोग फिर वहां इस पे सारी एक दूसरे से, सिचुएशन में कहीं ना रकम कहीं बेल कर रहे होते हैं जो खुराक जिम्मेदार और भी पानी हैं, लेने के लिए। आजम साहब, ज़्यादा अफसोस तब होता है जब इतने लोगों को, जब 60,000 के करीब बेगुनाह लोगों को जब शहीद कर दिया जाए और उसके बाद भूख से वहाँ पर लोग जो है उनकी अमवात हो रही हों, तो फिर वो लोग हमदर्द बनकर सामने आ जाएं जो इस सारी जुम्मेदार सिचुएशन के जिम्मेदार हैं, वो इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हो कि जी ये 150-200 लोग जो हैं ये भूख से मर गए। मैं उसकी जिम्मेदारी में समझता हूँ कि जो इस मुस्लिम रियासतें हैं वो भी इसकी बहुत जिम्मेदार है। उन्होंने अपना उस तरह हक नहीं अदा किया। ठीक आज हो गया, सऊदी अरब हक दो अदा नहीं रियासती किया। हल की बात तो कर रहा है, क्या ठीक है। सऊदी अरब ने साथ दिया इनका? ठीक हो गया चौधरी साहब, एक प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। सवालात बहुत सारे हैं जब हम गाज़ा की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, इज़राइल के मज़ालिम की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे शख्सियात को भी इसका ज़िम्मेदार समझते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स को भी, जैसे पिछले दिनों हमास को इसका ज़िम्मेदार करार देने की कोशिश की जा रही थी। इस पर तो खैर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जहाँ पर ये समझ ही नहीं आ रही कि जी वहाँ पर करप्शन का ज़िम्मेदार कौन है, उस सूबे का आज हम रुख करेंगे। पाकिस्तान का ज़ाहिर सूबा है, केपी की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ अरबों रुपए के एक के बाद एक स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका तस्करा करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हम करेंगे एक और अरबों रुपए के स्कैंडल की। हैरत अंगेज़ तौर पर इसका ताल्लुक भी केपीके से ही है। खैबर पख्तूनख्वा की जो मकामी हुकूमतें हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके 20 साला ऑडिट रिकॉर्ड में अरबों रुपए की संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। 2002 से लेकर 2024 तक बल्दियाती अदवार के ऑडिट रिकॉर्ड में 354 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की संगीन माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल के दफातर की जानिब से अब तक सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ रुपए की मामूली वसूलियाँ हैं। 350 अरब रुपए कहाँ गए, इस बारे में कुछ पता नहीं है। आज मीडिया में आने वाली इस खबर ने तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सारे जो दौरे हुकूमत रहे हैं उन सब पर ही सवाल या निशान लगा दिए हैं। यानी करप्शन की जो जोंकें हैं PTI की नाक तले लहू चूसती रही हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की मुकम्मल नाकामी है। क्योंकि नारा तो ये लगाया जाता है ना तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी हम तो इंसाफ और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। आज़म साहब मुझे बताइएगा, ये कोहिस्तान स्कैंडल के बाद अब ये नया स्कैंडल सामने आ गया है। PTI का तो नारा ही सर शफाफियत का था। ये 20 साला रिकॉर्ड बनता है, अगर हम जिक्र करें तो ये रिकॉर्ड तो ये बताता है कि केपी में करप्शन के खात्मे की कोई कोशिश ही नहीं हुई। इनफैक्ट सारी की सारी कोशिश जो हुई है वो ये हुई है कि करप्शन कर ली जाए, जितना माल बनाया जा सकता है बना लिया जाए। देखिए आसमा, करप्शन के ऊपर तो टॉलरेंस होनी नहीं चाहिए, लेकिन अलमिया यह है कि माजी के अंदर अगर करप्शन के खात्मे के लिए कोई अदारे बनाए गए उसके भी सियासी मकासद थे। आप नैब की कारकर्दगी अगर उठा के देखें तो नैब के ऊपर सवालिया निशानात हैं। तमाम पार्टियां, तमाम अदारे और अवाम भी नैब के ऊपर तनकीद करती हुई इसलिए नजर आती है कि नैब का जो असल उसकी जिम्मेदारी थी उसने अदा नहीं की। इसलिए मैं समझता हूं कि करप्शन के ऊपर तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए स्टेट की। लेकिन ये जो ऑडिट पैरे हैं इसको आप करप्शन कह नहीं सकते, ये बदनमानी है, बेज़ाब्तगी। इसको आप जब तक ऑडिट पैरे सेटल नहीं होते उतनी देर तक आप इसका फैसला नहीं कर सकते। और पिछले दिनों आपको याद होगा पंजाब का भी इस तरह का एक स्कैंडल सामने आया था। पंजाब में 2023-24 के जो ऑडिट पैरे हैं सर ये तो कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से सर आजम साहब कैसे सेटल होगा? वो तो कह रहे हैं 20 साल से नहीं सेटल हो पाया ना। मैं आसमा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब का 1 साल का 100 अरब का स्कैम आया है और केपी का 20 साल का 300 अरब का स्कैम आया है ऑडिट पैरों का। ये ऑडिट पैरों के जुम्मेदार आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, आपके अदारों में जो लोग बैठे हैं वो, क्योंकि जो ऑडिटर जनरल है उसकी जानिब से जब इनको कहा जाता है तो ये ऑडिट पैरे सेटल नहीं करते, तो उस किस्म के जितने भी अफसर हैं जो ऑडिट पैरों का जवाब नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई करना रियासत की जिम्मेदारी में शामिल होता है। लेकिन आप अफसोस की बात यह है कि 20 सालों के दौरान
किसी ने उनको पूछा तक नहीं है उस करप्शन के ऊपर कि उन्होंने अगर ऑडिट पैरे सेटल नहीं किए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो गिल्टी थे, और ऑडिटर जनरल ने उसके ऊपर अपना फैसला क्यों नहीं दिया, अभी तक उसको पैरे क्यों रखा हुआ है। ठीक है, शहजाद साहब की तरफ से मैं जाऊंगी, ये बड़ा सीएम की तरफ ये अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है। तो शहजाद फारूकी साहब, जो गुफ्तगू अभी आज़म चौधरी साहब ने फरमाई है, उससे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के सारी चीज़ की गई केपी हुकूमत के ख़िलाफ़, और अभी भी जो मामलात हो रहे हैं वो जानबूझ के लटकाए जा रहे हैं और बैक टू बैक स्कैंडल सामने आ रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है इन स्कैंडल्स के खिलाफ। अच्छा आसमा, ये बड़ी मजे की बात है कि आपके प्रोग्राम में जिस वक्त इस तरह का कोई टॉपिक होता है ना, तो बैठे बैठे मुझे लगता है मैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह में चला गया हूँ और हमको बहुत आइडियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और बहुत आइडियल गुफ्तगू करते हैं। तो यार यहाँ पे हमारा एक साबिक एक वजीर मुमलिकत था, शायद कयूम जतोई साहब उनका नाम था, तो उनसे किसी ने सवाल किया था, तो उसने कहा करप्शन पर हमारा भी तो हक है, हम क्यों ना करें, हमारा हिस्सा होना चाहिए इसमें। तो जहाँ पे आपका पॉलिटिकल कल्चर ये है कि लोग ये समझते हैं कि करप्शन पर उनका हक है, और दूसरी बात यह है कि आप सब लोगों को भी करप्शन के साथ जिंदा रहने की आदत पड़ गई है। मैं सच्ची बात बताऊं, आम आदमी को उस वक्त तक यकीन नहीं होता कि सामने वाला अफसर उसका काम कर देगा या सामने वाला बंदा उसका काम कर देगा, जब तक उससे कोई बंदा पैसे या डिमांड सामने रख ना दे कि ये दोगे तो मैं करूंगा। आम आदमी अगर उसकी हामी भर दे, मैं तो सच्ची बात करूंगा कि सियासतदान के पास भी आप जाओ और सियासतदान के हाँ जी थोड़ा ही काम हो जाएगा, तो कोई बंदा नोबडी विल बिलीव इट। तो उसकी वजह यह है कि हमने एक कल्चर मिलजुल के ऐसा बना लिया है कि जिसमें करप्शन जो है वो हमारा ओढ़ना बिछोना और हमारा सांस लेने का एक तरीका है। करप्शन को खत्म तो कहीं पे भी नहीं कंप्लीटली किया जा सकता, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने करप्शन के साथ जिंदा रहना सीख लिया और हमने मान लिया कि ये हमारी जिंदगी की हकीकत है और हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, केपी का जब हम जिक्र करते हैं काशिफ साहब, तो केपी को लेकर ज़्यादा इसलिए मसाइल हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि नारा था ना इसका पीटीआई का, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। मुझे ये बताइए कि कौन सी सियासी जमात है जो ये कहती है कि हम साफ और शफाफ नहीं चलेंगे? नहीं, लेकिन नारा ये लेकर चलना, कौन सी पंच लाइन है? सारी जमातें कहती हैं, लेकिन इनका तो नारा ही ये था ना। शहजाद फारूकी साहब, काशिफ साहब बता, शहजाद फारूकी साहब, जी सादिक और अमीन साकिब निसार साहब ने सिर्फ इमरान खान को ही कहा था और किसी सियासी जमात के लीडर को नहीं कहा था। ये इमरान खान ने कहा था कि जब ऊपर ईमानदार शख्स होगा तो नीचे बिल्कुल शफाफियत होगी। ये इमरान खान ने कहा था, नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने नहीं कहा था। हजूर सवाल ये है, देखिए आप सबको रगड़ रहे हैं, सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 350 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, 12 साल से हुकूमत में बैठे हैं, क्यों नहीं सेटल करते भाई? क्यों आपने उन अहदेदारों को नहीं सजा दी? क्यों आपने उन सरकारी अफसरों को अहदों से नहीं हटाया? अब 12 साल से तो आप बैठे हुए हैं, अब आप कहें जी मुशर्रफ दौर में ये हो गया था। भाई 12 साल में आप 350 अरब की सेटलमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, बड़ा आसान हल है। आपकी गुफ्तगू के बाद, हमारी गुफ्तगू के बाद केपी के हुकूमत के तर्जुमान आए, वो कहे जी ये 350 अरब की जो बेज़ाब्तगी है इसमें हमारे दौर की जो उसकी 1 रुपए की नहीं, सारी की सारी हमसे पहले दौर की है, बात खत्म हो जाएगी। कोई सफाई तो दे ना, कोई सफाई तो दे कि भाई हमने नहीं की है करप्शन। मसला ये जो कोस्तान स्कैंडल है वो भी शफाफ लोगों का, ईमानदार लोगों का, वफादार लोगों की जमात का, ये भी उनका। सर बात ये नहीं है पंजाब में करप्शन हो या केपी के में हो, ये बता दें कि करप्शन करने को जायज़ कर दें और कहीं जो करप्शन करे 30% हिस्सा जो सरकार में दाखिल जमा करा दे, ना टैक्स का रौला ना कोई और रौला। लेकिन काशिफ साहब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहा जा रहा है, क्यों बैक टू बैक ये सारे इश्यूज आ रहे हैं और क्यों इधर से केपी से आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है अली अमीन गंडापुर साहब घर चले जाएं। कुछ लोगों की, अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश है कि अगर मैं हूं तो पीटीआई बचेगी, मैं हूं तो बानी बाहर आएगा, मैं हूं तो आपके लिए काम करूंगा, मेरी मकबूलियत और कबूलियत आज सिक्का बंद चल रही है। ठीक है, अली फुरकान साहब, गंडापुर साहब के बारे में बार बार कहा जाता है कि विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं, उधर की फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं और जो अडियाला से फरमाइश आती है चाहे वो मुराद सईद के हवाले से हो वो भी पूरी करें, तो फिर वो कैसे हटेंगे, क्यों हटेंगे, और फिर ये कौन ये क्रिएट कर रहा है ये सारा माहौल? एक तरफ कबूलियत है, दूसरी तरफ मकबूलियत है। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि गंडापुर जो है वो दोनों तरफ जो है वो खेलते रहे हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ें चलाई, उनकी जो है वो कबूलियत थी सिस्टम के अंदर भी। लेकिन आप देखिए कि मोहसिन नकवी का 2 तवातुर से जो बयानात उनके आए हैं,
गंडापुर को लेके, जी, जी, tweets जो जिसमें उनके एक्स पर जो वो बड़े वाज़ेह अंदाज में उनको कन्फ्रंट भी कर रहे हैं और उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी का ये पोजीशन लेना, हमारी एक मुलाकात हुई मोहसिन नकवी से सर सीसी ओथ टेकिंग में, तो उनसे कुछ सहाफ़ियों के साथ ही हम खड़े, तो हमने उनसे पूछा कि ये क्यों इस पोजीशन, तो उनका जो अंदाज था वो ये कह रहे थे कि काफ़ी हो गया है गंडापुर को लेके, तो इसलिए अच्छा। वो शायद कबूलियत जो है वो उस तरह की नहीं रही है, मुझे ऐसे लगता है। मोहसिन नकवी के जो बयानात हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कबूलियत में कुछ कमी जो है वो गंडापुर को आई है, और यही शायद उनका जो रवैया है और उसमें जो जज्बातियत है, जो अंदाज उन्होंने अपनाया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनमें उन्होंने बराह रास्त रियासत के इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो ये भी शायद उसकी अक्कासी है कि वो जो है उनकी कबूलियत शायद पहले की तरह नहीं रही है। लेकिन पीटीआई के अंदर से जो करप्शन के सवालात उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं, ये बाहर से नहीं है, पीटीआई के अपने वजीर, उनके अपने पार्लिमानी रहनुमा जो है वो गंडापुर के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, उनका जवाब नहीं मिल रहा। वो तो जब से गंडापुर साहब आए थे तभी से ये सारी चीज़ें कहते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का ये कहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बस ये बहुत हो गया। लेट्स सी, अगर वाकई बहुत हो गया तो बस चेंजेस आते हुए। ये मोहसिन नकवी साहब ही कहते हैं आके दिखाओ, फिर जाके दिखाओ, आते भी हैं फिर जाने भी देते हैं, तो इसलिए उनकी बातों को इतना सीरियस ना लें। अच्छा चलें, लेट्स सी क्या होता है। 5 अगस्त के बाद भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया जी, काशिफ साहब, अली साहब हमारे साथ, चौधरी साहब, आजम साहब मौजूद थे लाहौर से, और शहजाद अनवर फारूकी साहब आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कल हमारी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। ख्याल रखिए अपना।